नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार ज्ञान एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो पॉलिटी की क्लास में हमने शुरुआती दौर में सिलेबस देखा था और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में हमने दो भागों में बांट के पढ़ा था, जिसके अंतर्गत एक भाग में था भारतीयों के द्वारा क्या मांग की गई और दूसरा था अंग्रेजों के क्या प्रयास रहे। तो हमने भारतीयों की मांग को पढ़ लिया था पूरी तरीके से। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए जिसमें ये बताया गया कि सर, कांग्रेस द्वारा जब 1935 में पहली बार स्वीकार किया गया तो आधिकारिक रूप से प्रस्ताव पास करके फैजपुर के अधिवेशन में किया गया था या लखनऊ के अधिवेशन में किया गया था। देखो दोस्तों, 1936 में आप एक बॉक्स में नोट लगा के बंद कर सकते हो कि 1936 के अधिवेशन में दो बातें हुई थी। 1936 के अधिवेशन में लखनऊ का अधिवेशन जो था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उसी अधिवेशन में ही जो है संविधान सभा की कांग्रेस की मांग को आधिकारिक स्वीकृति मिल गई थी दोस्तों। वो अधिवेशन जो है वो अप्रैल 1936 में हुआ था लखनऊ में। उसी प्रकार देखा जाए दिसंबर 1936 के फैजपुर अधिवेशन में जो फैजपुर अधिवेशन हुआ है, फैजपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? जलगांव पड़ता है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में है। उस अधिवेशन में दोस्तों स्वीकृति की गई थी दोबारा, जो अप्रैल 1936 के लखनऊ अधिवेशन में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। आधिकारिक रूप से मतलब प्रस्ताव पास करके। पहले तो वैसे ही कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया 1935 में। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया और उसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। स्टूडेंट्स के मध्य में कन्फ्यूजन रहता है कि 1936 का लखनऊ अधिवेशन है या फैजपुर अधिवेशन। दोस्तों, फैजपुर अधिवेशन अप्रैल 1936 में लखनऊ के बाद ही हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ही कर रहे थे। इसमें उस मांग की जो स्वीकृति हुई थी उसको दोहराया गया था। ये बात ध्यान रखना, दोहराया गया तो पहली बार तो निश्चित रूप से फिर लखनऊ के अधिवेशन में ही हो गया। फैजपुर अधिवेशन इसलिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों कि कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। नहीं तो कांग्रेस के सभी अधिवेशन शहरों में हुए हैं। फैजपुर अधिवेशन जलगांव महाराष्ट्र में है, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का एरिया है, वहां पे हुआ था। बेसिकली इसका पर्पज किसानों की मांग को हाईलाइट करने के लिए था, जो कि फैजपुर में हुआ था। तो मन में कोई द्विधा मत रखो, अप्रैल 1936 के लखनऊ अधिवेशन में आधिकारिक रूप से स्वीकृति मिल चुकी थी, जिसका दोहराव किया गया था फैजपुर अधिवेशन में। तो इसे बॉक्स में आप लिख लो, फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन। अधिवेशन में इसको दोहराया गया। ठीक है, मांग को दोहराया गया था ना। यह एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है, आप इस बॉक्स को बंद कर सकते हो।
ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है भारतीय मांग वाला जो सब टॉपिक है वो पूरा हो गया। मैंने आपको बताया था कि सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। कांग्रेस ने कहा कि हमारी अंतरिम सरकार, मतलब एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दो, तो हम फिर विचार करेंगे कि भारत उसमें शामिल होगा या नहीं होगा। लेकिन उस समय के वायसराय जो थे वो लॉर्ड लिंथगो साहब थे, उन्होंने इस मांग को खारिज कर दिया, जिससे क्या हुआ था 1939 में, दिसंबर 1939 में कांग्रेस की सभी प्रांतीय सरकारों से अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, फिर क्या सिनारियो बदला, तो दूसरी पार्ट में हम पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट जो है, जो बी पार्ट है उसी के अंदर, या 2 नंबर जो भी लिखा है, संविधान निर्माण में के संबंध में अंग्रेजों के प्रयास। अंग्रेजों के क्या प्रयास रहे ये भी आपको जानना है। भारतीय मांग तो पढ़ लिया आपने, जहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक मांग के बारे में आपने देख लिया है। ठीक है, कि औपचारिक मांग कब से शुरुआत हुई है, तो 1934 के एम.एन. रॉय के बाद से शुरू हुई है। जैसे मैंने ये आपको बताया मित्रों कि 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरुआत हो गया। लिंथगो साहब पे दबाव पड़ रहा था कि भारतीयों को, क्योंकि उस समय यही तो वायसराय थे कि भारतीयों को युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित करो, युद्ध में शामिल होने के लिए कहो। लिंथगो साहब ने जो शुरुआती दौर में कांग्रेस की मांग को मना कर दिया था, अपना एक प्रस्ताव रखा अगस्त 1940 में। दोस्तों, अगस्त 1940 में यही है लिंथगो प्रस्ताव, चूंकि अगस्त में रखा गया था दोस्तों, इसको हम अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। यही लिंथगो प्रस्ताव भी है और यही अगस्त प्रस्ताव भी है, क्योंकि अगस्त में रखा गया था इसलिए अगस्त प्रस्ताव है। लिंथगो ने कहा कि ठीक है, हम आपकी संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लेते हैं। संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया दोस्तों इन्होंने। संविधान सभा की मांग को फर्स्ट टाइम इसी प्रस्ताव के द्वारा अंग्रेजों ने स्वीकार किया था। यात्रा कब से शुरू हुई है दोस्तों? 1895 से यात्रा शुरू हुई है, मांग शुरू हुई है, और कब आ रहा है? 1939 में, युद्ध के बाद अगस्त 1940 में लिंथगो ने स्वीकार करी। अब आप देख लो, पहली बार ब्रिटिश ने, यानी इंग्लैंड की सरकार ने किस प्रस्ताव के द्वारा स्वीकार किया कि हम आपके लिए एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे? कौन सा प्रस्ताव था? तो याद रखना, लिंथगो। लिंथगो क्यों? क्योंकि लिंथगो साहब उस समय वायसराय हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि बात तो फील गुड हुआ, चलो ठीक है, अंतरिम सरकार, लेकिन अंतरिम सरकार नहीं बनाएंगे। याद रखना, अंतरिम सरकार पे कोई चर्चा नहीं होगी, अंतरिम सरकार नहीं बनाएंगे। अब बात क्या है कि भाई संविधान सभा बनाना है, अंतरिम सरकार पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि लेकिन वर्ल्ड वॉर के समाप्ति के पश्चात इस पे विचार किया जाएगा। सोचिए, समाप्ति के पश्चात और उससे पहले हमारी आपको विश्व युद्ध में हेल्प करनी होगी। सोचो, स्वीकार कर लिया इन्होंने कि हाँ हम स्वीकार करते हैं, तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है, पहली बार किस प्रस्ताव के द्वारा स्वीकार किया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव या लिंथगो प्रस्ताव।
उसके बाद कहा गया कि यही नहीं, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। क्या देंगे? डोमिनियन राज्य का दर्जा देंगे। देखो दोस्तों, डोमिनियन राज्य क्या होता है? डोमिनियन राज्य का मतलब होता है कि मान लो भारत देश में बहुत सारे विभाग हैं, शिक्षा है, रक्षा है, संचार विभाग है, विदेश विभाग है, सैन्य विभाग है, वित्त विभाग है, बहुत सारे विभाग हैं। उन्होंने ये कहा कि देखिए, हम आपको डोमिनियन राज्य का दर्जा देंगे कि बहुत सारे विभाग हम भारतीयों के पास देंगे, बहुत सारे विभाग हम इंडियंस को देंगे, हम कुछ ही विभाग रखेंगे, सम डिपार्टमेंट ही हम अपने पास रखेंगे। अब दिखने में तो अच्छा लग रहा है कि भैया भारत को ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन आपको पता है कौन सा डिपार्टमेंट अंग्रेज रखेंगे? अंग्रेज रखेंगे डिफेंस, रक्षा, संचार, विदेश विभाग, सैन्य विभाग, वित्त विभाग। ये सब विभाग कौन रखेंगे? तो ये अंग्रेज रखेंगे। अब आप सोचो, जो विदेश डीलिंग करना है, जो डिफेंस है, जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट का है, फिनांस है, वो अंग्रेज रखेगा। हम क्या रखेंगे? शिक्षा, उद्योग, ये सब विभाग हम रखेंगे। स्वास्थ्य, पेयजल वाला विभाग। अरे भाई, अगर पैसा ही वित्त डिपार्टमेंट से पैसा ही नहीं मिलेगा तो सारे विभाग काम कहां से करेंगे? और रक्षा और विदेश विभाग अगर आपके पास है, इसका मतलब ये तो बात हुई ना कि हमारी जो स्वायत्तता है, हमारी जो संप्रभुता है, वो दो भागों में बढ़ गई। संप्रभुता होती है दोस्तों, आंतरिक और बाह्य निर्णय दोनों में स्वतंत्रता हो। आंतरिक निर्णय में हम फ्री हों लेने में, और बाहरी निर्णय को भी लेने में हम फ्री हों। लेकिन इससे क्या हुआ? बाहरी निर्णय का मतलब क्या हो गया? जो रक्षा है, जो विदेश है, ये कौन रख रहा है? अंग्रेज। और आंतरिक मतलब जो स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, ये सब हम रख रहे हैं। यानी एक ही क्षेत्र पे दो शक्तियों का कब्जा तो फिर भी रहेगा। इंडिया के एक क्षेत्र में कुछ विभाग ब्रिटेन के पास रहेगा और कुछ भारत की सरकार के पास, भारत सरकार के पास। यानी एक तरीके से कब्जा तो ब्रिटेन का तब भी रहा। क्या डोमिनियन स्टेटस का दर्जा पूर्ण स्वतंत्रता को बताएगा? क्या हमारी कंप्लीट सोवरेनिटी को, संप्रभुता को बताएगा? क्या हम केवल अपने आंतरिक मामलों में, अपनी इस इंडियन टेरिटरी की बाउंड्री में ही फ्री होंगे? जब डिफेंस की बात आएगी, कोई हम पे आक्रमण कर रहा होगा और हमें अपनी बचाव करना है, तो हम अंग्रेजों की ओर देखेंगे। दूसरे देश से संबंध बनाना है तो अंग्रेजों की ओर देखेंगे। सैन्य डिपार्टमेंट रखना है, अंग्रेजों की ओर देखेंगे। तो भैया फिर तो हमारी ऐसी आजादी का क्या मतलब रहा? और 1929 के लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी पहले ही पूर्ण स्वराज्य की मांग कर चुके हैं। तो क्या लगता है, स्वीकार करेगा कांग्रेस? स्वीकार करेगी इसको? कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करेगी इसको। जो कांग्रेस 1929 के लाहौर अधिवेशन में कह चुकी है कि हमें कंप्लीट स्वतंत्रता चाहिए, वो कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस, खासकर नेहरू जी इस डोमिनियन स्टेटस की राज्य के दर्जे से पूर्णतः से खफा हो जाएंगे। दूसरी बात, पहली मांग देखो, संविधान सभा की बात करेंगे। कब करेंगे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने आपकी हेल्प करी, उसके बाद आपने कोई मांग नहीं मांगी। उसके बाद तो आप जलियांवाला बाग हत्याकांड कर बैठे। तो आप संविधान सभा का निर्माण कब करेंगे? भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो भाई ये भी मांग हमको डाइजेस्ट नहीं हुई।
तो कांग्रेस ने तो मना कर दिया भाई। इसका मतलब कांग्रेस, दो धड़े थे ना उस समय, आप पढ़ोगे, कांग्रेस थी और एक तरफ मुस्लिम लीग थी। कांग्रेस तो भैया टोटली इसको रिजेक्ट कर दी। ये आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस का ओपिनियन क्या था, तो कांग्रेस ने इन मांगों के आधार पर लिलितगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बात करें मुस्लिम लीग की, मार्च 1940 से मुस्लिम लीग भी ये बात कह रही थी कि लड़के लेंगे पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपके इस संविधान सभा का आप जो निर्माण करेंगे उसमें पाकिस्तान की तो कोई चर्चा ही नहीं है, बस ये कह दिया गया था कि हम अल्पसंख्यक के हितों का ध्यान रखेंगे, जो माइनॉरिटी है हम उनका ध्यान रखेंगे। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि भैया ये बताओ, इसमें पाकिस्तान के संविधान की तो बात ही नहीं है, इसका मतलब क्या मुस्लिम लीग भी स्वीकार करेगी? क्या नहीं करेगी। इसका मतलब साफ है, लिलितगो साहब ने जो बटरिंग का काम किया था उससे उस समय के दो बड़े दल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही स्वीकार नहीं करे। यानी एक तरीके से अगस्त प्रस्ताव या लिलितगो प्रस्ताव, जिसमें पहली बार अंग्रेजों ने स्वीकार किया था, अगर आपसे पूछे जाए कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की क्या ओपिनियन थी, तो दोनों ने इसे नकार दिया। जवाहरलाल नेहरू ने तो अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे में लगी हुई जंग की कील के समान बताया है। ये तो कभी भी उखड़ जाएगी। तो इस तरीके से ये बातें, जो पहला अंग्रेजों की तरफ से प्रयास किया गया था वो था आपका अगस्त प्रस्ताव, लिलितगो प्रस्ताव, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि पहला प्रस्ताव स्वीकार किया गया संविधान सभा को। क्यों किया गया था? क्योंकि आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसमें भारतीयों का सहयोग चाहिए था, इसलिए भारत को कुछ रेमेडी देने की बात की गई, लेकिन वो रेमेडी पर्याप्त नहीं थी। उस समय के दोनों दलों ने मना कर दिया। ठीक है, तो आइए अब इसको लिख लेते हैं हम। तो इसमें अगस्त 1940 पूरी बातों को लिखाया जाएगा, आराम से समझते चलिए। 1940 में अगस्त प्रस्ताव जिसे तत्कालीन समय के वायसराय लॉर्ड लिलितगो ने रखा था, जिसके कारण इसे लिलितगो प्रस्ताव भी कहते हैं। ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। दोबारा अंग्रेजों ने पहली बार औपचारिक रूप से स्वीकार किया। औपचारिक रूप से या आप कह दो कानूनी
रूप से संविधान सभा के निर्माण को स्वीकार किया। ठीक है, अब इसके प्रावधान क्या थे, इस पर चर्चा कर ली जाए। अगस्त प्रस्ताव, या इसे हम लीनितिगो प्रस्ताव भी कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। अगस्त प्रस्ताव के मुख्य प्रावधान क्या थे? दोस्तों, पहला प्रावधान सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन इसके बदले में भारतीयों को इस विश्व युद्ध में सहायता करनी होगी। गिव एंड टेक का मामला है। ठीक है, दूसरा प्रावधान क्या है? भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डोमिनियन राज्य, क्या होता है ये? इसके अंतर्गत आंतरिक स्वायत्तता तो इंटरनल मतलब ऑटोनोमस स्वायत्तता तो भारत के पास रहती, यानी आंतरिक मामलों में निर्णय लेने की क्षमता तो भारत के पास रहती, परंतु बाहरी स्वायत्तता यानी बाहरी मामलों में निर्णय लेने की स्वायत्तता ब्रिटेन के पास रहती। यही होता है दोस्तों डोमिनियन स्टेटस, यही होता है डोमिनियन स्टेटस की बात।
डोमिनियन स्टेट्स यही होते हैं कि आपको आंतरिक स्वतंत्रता होगी, बाह्य नहीं। बाह्य के बारे में दूसरा देश निर्णय लेगा। राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तीसरी बात कही इन्होंने, भारत में एक युद्ध परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, इसमें भारतीय भी होंगे, है ना, गठन किया जाएगा। चौथी मांग क्या है? अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी क्लास वर्ग के हितों को विशेष संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, दिया जाएगा। अब क्या होगा आपको ध्यान रखना है, परंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। समझ गए आपको कांग्रेस ने क्यों अस्वीकार किया? कि भैया युद्ध के बाद दोगे, भरोसा नहीं है। दूसरी बात उन्होंने इसलिए अस्वीकार किया कि भैया ये डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए हमको। हम तो 1929 में ही कह चुके हैं। 1929 में कांग्रेस ने पहली बार जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की थी, पूर्ण स्वतंत्रता की बात की थी, आंशिक नहीं। ये डोमिनेंस तो आंशिक है। ठीक है, इसी संदर्भ में कुछ कथन भी है। कथन है नेहरू जी का फेमस, जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव वही लिलिंथगो प्रस्ताव को दरवाजे में लगी हुई जंग की कील के समान बताया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जब कांग्रेस ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया दोस्तों, तो फिर क्या हुआ कि गांधी जी ने जब एक मूवमेंट चलाया कि भैया हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया गया, और लिलिंथगो साहब ने जबरदस्ती भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। तो इस मांग इसके लिए ही जो है युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। तो गांधी जी ने ये बताने का जनता को प्रयास किया कि देखिए हमने युद्ध में शामिल नहीं हुए हैं और कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करती है।
इसी के लिए इन्होंने एक व्यक्तिगत सत्याग्रह भी चलाया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? लॉर्ड लिंथगो को जवाब देना कि भारतीय लोग, साथ में कांग्रेस, आपके इस छल प्रपंच में नहीं फंसेगी और हम इसके द्वारा जनता को बताएंगे कि भारतीय युद्ध में शामिल नहीं है, हमें जबरदस्ती घसीटा गया है और बिना हमारी जनता की सहमति से दोस्तों इसको हमें शामिल किया गया है। इसी के लिए जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह भी चलाया गया। तो घटना क्या हुई? महात्मा गांधी द्वारा अगस्त प्रस्ताव के विरोध में के विरोध में 17 अक्टूबर 1940 को पनवार आश्रम, जो पड़ता है महाराष्ट्र में, से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसमें प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। विनोबा भावे जी, ठीक है। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे जी थे, ठीक है। कि अब यहां पे व्यक्तिगत सत्याग्रह का अर्थ समझो कि जो व्यक्ति जहां जहां का लीडर है वहां वहां अपने अपने क्षेत्र में सभाएं करके बुलाए। यहां पे आप व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, पर्सनली सत्याग्रह करना है, मतलब हिंसात्मक प्रदर्शन नहीं करना है। हिंसात्मक प्रदर्शन नहीं करना है। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में, जैसे मान लो ए क्षेत्र में कोई व्यक्ति है और बी क्षेत्र का प्रमुख लीडर है, सी क्षेत्र का है, वो अपने अपने जगह पे जाए और वहां पर जनता को, जनसभा को बताए कि देखिए हम उसमें नहीं है। बी अपने में जनसभा को अवगत करेगा, सी अपने जगह जनसभा को बताएगा और बताएगा कि देखिए हम भारतीय लोग युद्ध में शामिल नहीं है, हम सपोर्ट नहीं करते हैं। इसीलिए से व्यक्तिगत, हर जगह गांधी जी नहीं जाएंगे, इसमें कई सारे व्यक्तिगत सत्याग्रह है। प्रथम विनोबा भावे जी हैं, दूसरे पे देखा जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है। ये होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? द्वितीय सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? हमने बता ही दिया आपको। उद्देश्य भारत युद्ध में शामिल नहीं है, कोमा, जबकि भारतीय जनता को
भारतीय जनता को बिना सहमति के युद्ध में घसीटा गया है। तथा कांग्रेस भी इसका समर्थन नहीं करती। है ये बताने के लिए किया गया था। इस पे प्रमुख नारा भी दिया गया है दोस्तों। नारा था दिल्ली चलो। इसमें सत्याग्रही दिल्ली चलो का नारा देते थे। इसलिए इसे व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है। दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट क्या है? दिल्ली चलो सत्याग्रह, क्योंकि दिल्ली चलो नारा दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है? देखिए, हमने अगस्त प्रस्ताव से शुरुआत की है। पूरी एक एक बिंदु को मैंने आपको लिखा दिया है। एक एक बिंदु को पूरा लिखा दिया गया है, देख लीजिए, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1942 में क्या हुआ? 1942 की घटना। मार्च 1942। देखो, अब क्या हो रहा था, भारतीय शामिल नहीं थे। दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से जर्मनी ने फ्रांस को तबाह कर दिया था और वो ब्रिटेन की ओर आगे बढ़ रहा था, और जापान की सेना भी भारत के नॉर्दर्न ईस्ट की साइड की ओर बढ़ रही थी, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। विंस्टन चर्चिल पर दबाव बढ़ रहा था कि भैया भारतीयों को शामिल करो, भारतीय सेनाओं का, भारतीयों का जनादेश लो, भारतीयों को शामिल करो, तभी युद्ध में जीत पाएंगे, नहीं तो ब्रिटेन खत्म हो जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दबाव में ही इन्होंने क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, और इसी को ही आप कहते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आए, क्रिप्स साहब भारत आए कि भैया भारत आए, उन्होंने वही बात बोली, कोई नई बात नहीं बोली दोस्तों। जो काम कि भैया हम भी आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का निर्माण करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आप सपोर्ट करो। दूसरी बात
कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा देंगे। वही बात थी जो लिलिंथगो साहब बोले थे, और कोई बात नहीं थी, सारी बात वही थी जो लिलिंथगो जी बोले थे, वही बात को ये लोग फॉलो कर रहे थे। ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि फायदा क्या होना है कि जो लिलिंथगो बोल रहा था वही आप भी बोल रहे हैं, इसीलिए कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए इसको नेहरू जी ने क्या कहा या गांधी जी ने इसको क्या कहा, तो देखिए बात क्या थी, जो लिलिंथगो साहब बोले वही बात क्रिप्स बोल रहा है, जो लिलिंथगो बोल रहा है वही क्रिप्स कह रहा है। इस कारण से गांधी जी ने इसे क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा, समय निकल जाने वाला चेक है ये। और क्योंकि स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे एक लेबर पार्टी के नेता थे, और चर्चिल जो थे वो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे, इसलिए उन्होंने कहा कि भैया क्रिप्स भाई तुम तो शैतानों के वकील बन के आए हो। कंजर्वेटिव वाले जो थे बहुत ज़्यादा रिजिड थे, अपने आप को सुप्रीम समझते थे, और ये लेबर पार्टी के थे। उन्होंने कहा कि भाई तुम तो शैतानों के वकील बन के आए हो, वो तो शैतान है भाई, वो तो मौका परस्त व्यक्ति है। तो बताओ, जब आप डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा और वही पुरानी मांग देख रहे हो, तो क्या कांग्रेस स्वीकार करेगी इस बात को? वो तो पहले ही मना कर चुकी है। मुस्लिम लीग ने यही बोला कि वेयर इज पाकिस्तान, कहां है पाकिस्तान की बात? पाकिस्तान की बात तो बताओ। इसमें पाकिस्तान कहां है? तो पाकिस्तान की बात भी इन्होंने नहीं थी, तो क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने भी कह दिया कि हम भी नहीं स्वीकार करते। इसका मतलब क्या हुआ कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इसको भी मना कर दिया। तो अंग्रेजों की एक मांग और विफल हो गई। आइए लिखते हैं, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। इसकी अध्यक्षता कौन? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे स्टेफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स ये इसके अध्यक्ष थे। इसमें क्या प्रावधान था? तो पहला प्रावधान वही, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्ति के पश्चात भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, वह जो संविधान
मतलब जो संविधान सभा संविधान बनाएगी, संविधान से संतुष्ट नहीं होगा वो अपना अलग से संविधान निर्माण कर सकेगा। दूसरा प्रावधान क्या था? भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। परंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को, यानी क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उनकी मुस्लिम लीग का था है भी पाकिस्तान के लिए अलग से व्यवस्था करो, ठीक है, अलग देश पहले विभाजन करो फिर उसके बाद करो। ये बात तो थी कि संविधान जो संतुष्ट नहीं होगा वो अपना अलग से संविधान बना लेगा, ठीक है, लेकिन बात ये थी मुस्लिम लीग इस बात पे अड़ी थी कि पहले तुम विभाजन करो और फिर उसके बाद जो काम करना है करो। विभाजन करो पहले, नहीं तो भैया ऐसे विभाजन के बिना हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो ना लिंथगो प्रस्ताव को दोनों ने स्वीकार किया, ना ही क्रिप्स को स्वीकार किया, ठीक है। कथन देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कथन है। कथन पे बात कर लेते हैं। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक का, उत्तर दिनांकित चेक कहा। चेक कहा। नेहरू जी ने स्टेफर्ड क्रिप्स को शैतानों का वकील कहा है। अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद आता है आपका
जून 1945 में बेबेल प्लान। बेबेल प्लान हुआ ये कि 1944 में जब तक विश्व युद्ध चला, उसके बाद चर्चिल की सरकार चली गई, उसके बाद लेबर पार्टी की दोस्तों सरकार आई। लेबर पार्टी की सरकार में क्लेमेंट एटली साहब की सरकार आई। क्लेमेंट एटली ने उस समय के वायसराय को, बेबेल जो साहब थे, उन्हें कहा कि मामले को शांत करो, ठीक है, जो मांग है वो देखो। तो बेबेल ने कहा कि देखो भाई भारतीयों, ठीक है, तो बेबेल साहब ने कहा कि देखो आपकी जो मांग है हम उसे देखते हैं, हमारे पास एक प्लान है आपके लिए, एक प्रस्ताव है आपके लिए। प्रस्ताव क्या है कि भाई पहला प्रस्ताव यह है कि हमारे पास पहला प्रस्ताव यह है कि कमांडर इन चीफ का जो पद है, जो सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, वो आपको दे देंगे। ये बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा कि देखो हम जो गवर्नर जनरल होते हैं, दो पद अपने पास रखेंगे। एक रखेंगे जो वायसराय का पद, दूसरी बात कमांडर इन चीफ का पद, ये हम रखेंगे कमांडर इन चीफ का पद, ये रहेगा ब्रिटेन के पास। बाकी सभी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। अब वायसराय और कमांडर इन चीफ के पद हमारे पास रहेंगे, बाकी हम आपको देने को तैयार हैं। और ये भी कहा कि वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो निर्णय लेने वाली संस्था है, उसमें हम, देखो बात तो 14 लोगों की हुई थी दोस्त, उसमें से कहा कि 5 सवर्ण हिंदू, जनरल क्लास के हिंदू, और 5 मुस्लिम्स, और बाकी के जो 4 होंगे वो SC ST सिख वगैरह से आएंगे। अब आप देखो बेबेल साहब का प्लान, लेबर पार्टी की सरकार बनी है, वो भेजी है कि मामले को शांत करो। यहां पे बेबेल साहब कम्युनल एंगल खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी एडवाइजरी काउंसिल में 5 लोग हिंदू होंगे तो 5 लोग मुस्लिम भी होंगे, और हिंदू भी सवर्ण। देख लो कम्युनल एंगल तो खेल ही रहे हैं, ऊपर से देखिए SC ST वाला जाति बेस भी लड़ाई करा रहे हैं, देखो कास्ट बेस भी। कैसा वायसराय था ये, ना केवल कम्युनल एंगल बल्कि यह कास्ट बेस टसल भी कराने के लिए बैठा हुआ था। कोई संवैधानिक बात नहीं कह रही कि संविधान सभा बने, ठीक है, लेकिन आप सोचो कि आप देश में दोनों स्तर पे तोड़ना चाहते हो, सांप्रदायिकता के स्तर पे भी और कास्ट के आधार पे भी, ताकि देश ही टूट जाए। आपस में ही लड़ मरेंगे तो संविधान की तो मांग ही पीछे रह जाएगी। जिसे आज के वर्तमान समय में राजनीतिक पार्टियां करती हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाएंगी और जो रोजगार विकास के मुद्दे हैं वो बहुत पीछे चले जाएंगे। हम लोग धर्म के बात से छूटेंगे तो जाति पे आके अटक जाएंगे। धर्म और जाति ये ऐसी चीज है जो जा ही नहीं रही है, या तो धर्म पे अटकेंगे या जाति पे जाएंगे, बाकी सारे मुद्दे भूल जाएंगे। यही काम बेबेल ने भी खेल दिया भैया। लेकिन और कहा कि भैया आप रिप्रेजेंट कर लो। कांग्रेस ने कहा ठीक है, कांग्रेस ने यह कहा कि जो हिंदू के साथ साथ मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन भी हम ही करेंगे, हिंदू के साथ साथ मुस्लिम का भी रिप्रेजेंटेशन हम ही करेंगे। जबकि मुस्लिम लीग ने यह बोलना शुरू कर दिया, मुस्लिम लीग ने यह कहा
कि देखो भाई, जो आप कह रहे हो हिंदू का करो, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन 5 मुस्लिम प्रतिनिधि जो भेजने वो हम भेजेंगे। अब आप सोचिए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई है कि वो कह रहा है कि मुस्लिम का जो रिप्रेजेंटेशन है 5 का वो मुस्लिम लीग भेजेगी और कांग्रेस केवल हिंदुओं का ही भेजे। जबकि कांग्रेस इस बात से नाराज हो गई, क्योंकि अगर कांग्रेस ऐसा करती तो ये बात हो जाती कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। कांग्रेस पे ये आरोप लग जाता कि वो हिंदुओं की पार्टी है। और आपको पता है कि कांग्रेस में मौलाना अबुल कलाम आजाद भी बैठे थे, ठीक है। जितने मुसलमान मुस्लिम लीग में नहीं थे उससे ज्यादा तो कांग्रेस में थे। कांग्रेस मुस्लिम लीग ये सोची थी कि अगर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन हमको मिल जाए तो हम ये सिद्ध करते हैं कि देख लो कांग्रेस वाले तो हिंदू धर्म के ही है और कम्युनल एंगल खेल लेंगे। मुस्लिम लीग भी ये सोच रही थी। तो इसीलिए मुस्लिम ने कहा कि हम इस बात को मान लेंगे वेवेल की, लेकिन मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन करने का अधिकार हमको मिले। कांग्रेस ने कहा अगर ऐसा अधिकार मुस्लिम लीग को दे दिया गया वायसराय के द्वारा तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस कोई एक धर्म की नहीं है, ना ही एक कास्ट की है। कांग्रेस सभी की है, इसमें SC ST जनरल मुस्लिम सभी है। कांग्रेस ने कहा अगर ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा, हम स्वीकार नहीं करेंगे। और ये अच्छा ऑफर भी लग रहा था कि चलो 2 ही पद तो जा रहे हैं, वायसराय उनका आ रहा है, कमांडर चीफ उनका आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो भारतीयों को मिल रहा है। तो इसीलिए कांग्रेस ने सोचा चलो ठीक है, इतना तो झुकी गई है, बाद में फिर कभी झुका देंगे। लेकिन मुस्लिम लीग की हठधर्मिता कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे, इस कारण से यह प्रस्ताव भी पास नहीं हो पाया। यह प्लान भी फेल हो गया। क्यों हुआ? वेवेल प्लान फेल क्यों हुआ? क्योंकि कारण क्या है? मुस्लिम लीग की हठधर्मिता, हटपन, और इस कारण से यह प्रस्ताव भी गिर गया। ठीक है, यह प्रस्ताव भी पास नहीं हो पाया। तो आइए लिखते हैं इसको। वायसराय लॉर्ड वेवेल ने यह प्रस्ताव रखा कि वायसराय व कमांडर इन चीफ के अलावा अन्य सभी पद भारतीयों को सभी पद भारतीयों पद भारतीयों को दिया जाएगा। ठीक है, दिया जाएगा, ये बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने क्या कही वेवेल ने? वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद में
5 सवर्ण हिंदू व 5 मुस्लिम की नियुक्ति की जाएगी। परंतु 5 मुस्लिम प्रतिनिधियों की नियुक्ति केवल मुस्लिम लीग ही करे, इस मांग करे मुस्लिम लीग की इस हठधर्मी मांग के कारण यह प्रस्ताव इस पर इसे लिखिए, इस प्रस्ताव पर आम सहमति नहीं बन सकी। पता चलेगा आपको क्यों नहीं बन सकती थी? क्योंकि अगर मुस्लिम लीग की बात मान स्वीकार कर ली जाती तो कांग्रेस पे तो ये आरोप लग जाता ना कि वो तो हिंदुओं की पार्टी है, ठीक है, उस पर आरोप लग जाता भाई, है ना। इसीलिए ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ, ठीक है, ये बात आपको समझना है। फिर क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली बनते हैं, ठीक है। इन्होंने तीन सदस्यीय एक दल भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। 3 सदस्यीय दल कहा गया जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा कैबिनेट मिशन के बारे में देखेंगे।
कैबिनेट मिशन। इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो तीनों सदस्य थे ना दोस्तों, वो इटली की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। तीनों अलग अलग विभाग के जो थे वो कैबिनेट मंत्री थे। इसी कारण से इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा गया है। अगर आप इसमें बहुत ध्यान रखिएगा, इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया दोस्तों 19 फरवरी 1946 को। इसका भारत आगमन कब हुआ? भारत आगमन हुआ इसका 24 मार्च 1946 को। तीन सदस्यीय निकाय था। निकाय मतलब बॉडी थी। इसकी संरचना कैसी थी? तीन सदस्यीय निकाय था। ठीक है, जो क्या थे? तीनों के तीनों कैबिनेट मंत्री थे दोस्तों, जिसमें तीन सदस्य है। तो पहला सदस्य कौन होगा? पहले सदस्य थे दोस्तों सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। ये इसके क्या थे दोस्त? अध्यक्ष थे। इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस साहब थे। ये क्या थे दोस्त? तो ये भारत राज्य सचिव थे। उस समय भारत राज्य सचिव यही थे। नेहरू जी के मित्र भी थे। दूसरा है, तो तीन सदस्य हो गए दोस्तों। पहला है पैथिक लॉरेंस साहब, सर पैथिक लॉरेंस साहब हैं। दूसरा है एवी अलेक्जेंडर, जो नौसेना के मंत्री थे। और एक थे स्टेफर्ड क्रिप्स। क्योंकि स्टेफर्ड क्रिप्स जो है वो पहले भी आ चुके थे, तो इनको दोस्तों अनुभव था, इसीलिए इनको भेजा गया। और एवी अलेक्जेंडर साहब नौसेना मंत्री थे। तीनों के तीनों कैबिनेट मंत्री। याद रखना, भारत राज्य सचिव भी एक कैबिनेट मंत्री हुआ करता था, जो लंदन में बैठता था। 1858 के अधिनियम के तहत इस पद का सृजन किया गया था। अब बात होती है, सर ये नौसेना मंत्री क्यों था? दोस्तों, मॉडर्न इंडिया में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि एक 18 फरवरी 1946 को दोस्तों एक नौसेना विद्रोह हो गया था। रॉयल नेवी विद्रोह हो गया था। ठीक है, रॉयल नेवी विद्रोह हो गया था, नौसेना विद्रोह हो गया था। नौसेना विद्रोह हो गया था। और आप सोचिए, नौसेना में विद्रोह हुआ है। आपको पता होना चाहिए मॉडर्न इंडिया में कि अगर नेवी नहीं होती तो अंग्रेजों का भारत पे शासन नहीं होता। मॉडर्न इंडिया के शुरुआती समय में जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी पर रोका था, तो भाग के कहां चले गए थे? वो फुल्टा द्वीप पर। नेवी ने बचा लिया। और उसके बाद मद्रास से क्लाइव की सेना आई थी समुद्र मार्ग के साथ। किसके साथ? नेवी के कारण। 1857 की क्रांति में सहायक सेना बुलाई गई नेवी के माध्यम से। नेवी इनकी बहुत बड़ी ताकत थी दोस्तों। बट जब नौसेना में ही विद्रोह हो गया, ब्रिटिश रॉयल नेवी में ही विद्रोह हो गया, तब अंग्रेजों के कान खड़े हो गए कि अगर नेवी नहीं रही साथ में
क्योंकि आपको पता है कि भारत के इस कोस्टल एरिया में तो नेवी से आधे भाग पर आप जा सकते हो, और कई जगह तो नदियां हैं, या बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में, तो पहुंच के आप नदियों के द्वारा भी पहुंच सकते हो। अगर आपके पास नेवी निकल गई तो आप भारत पर रूल नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस बात को भी पता करने के लिए कि भारत में नौसैनिकों ने विद्रोह किया क्यों, इसके लिए भी इसीलिए दोस्तों यहां पे नौसेना मंत्री एवी अलेक्जेंडर को भेजा गया था, क्योंकि पैथिक लॉरेंस साहब भारत राज्य सचिव थे, और भारत राज्य सचिव भारत के पूरे कार्यभार को देखता था, लंदन में बैठता था इंडिया ऑफिस में, तो इसीलिए ये तो अध्यक्ष होंगे ही थे, क्योंकि भारत का विभाग का एक मंत्री होता था, कैबिनेट मंत्री था जो लंदन में रहता था। और स्टीफर्ड क्रिप्स को इसलिए भेजा गया था क्योंकि इनको आ चुके थे, अनुभव था। और अलेक्जेंडर साहब को इसलिए भेजा गया था कि जो नौसेना में विद्रोह हुआ है उसको एक बार देख लो। ठीक है, इस प्रकार से आप देखोगे तो यहां पर जो है कैबिनेट मिशन का फॉर्मेशन हुआ। अब इस मिशन के द्वारा क्या प्रावधान किए गए ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि अब कैबिनेट मिशन ने ही जो प्रावधान दिए हैं वो हमें पढ़ना होगा। कैबिनेट मिशन ने संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया कि एक संविधान सभा होगी, संविधान सभा का फॉर्मूला दिया, साथ में ये भी कहा जो सरकार, जो भारतीयों की मांग थी कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, अंतरिम सरकार की मांग को भी स्वीकार कर लिया गया। अब इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया जिसके आधार पर आगे जाके संविधान सभा की जो है वो फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आज तक हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे चीजें चली हैं मैंने आपको बता दिया है कि अंग्रेजों द्वारा क्या प्रयास किए गए। इन शॉर्ट में लिंथगो प्रस्ताव पढ़ा हमने, वो क्यों फेल हुआ ये देखा। इसी के संदर्भ में व्यक्तिगत सत्याग्रह देखा हमने। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद आपने 1942 में क्रिप्स मिशन देखा, उसके प्रावधान देखे, वेवेल प्लान देखा, और फिर फाइनली हम लोगों ने कैबिनेट मिशन देखा जिसके अंतर्गत 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। ठीक है, 3 स्तर के हम लोगों ने देख लिया है। फिर जब हमारा ये संविधान सभा का टॉपिक खत्म हो जाएगा तो फिर हम उस पर कुछ एमसीक्यू कर लेंगे। तो कैबिनेट मिशन के क्या प्रावधान थे, इनके क्या सुझाव थे, हेडिंग लगा के छोड़ देते हैं, फिर इसको कल देखेंगे। कैबिनेट मिशन के प्रावधान। या इनके सिफारिशें। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जब टॉपिक जब ये हो जाएगा तो उससे कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। थोड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करने का प्रयास करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रीच बढ़ाएं, ताकि और ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिले। आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं कि हमें क्या प्रयास करने हैं। अगर आपके